अब हम मैथ्स की तैयारी कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। अब हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि बोर्ड में हमें 100 मिल जाए। तो रियल नंबर्स में बेटा दो चीजें हैं जो बोर्ड्स में पूछी जाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की रिवीजन सीरीज। सभी एग्जाम्स देते देते हम ऑलमोस्ट अपने लास्ट एग्जाम तक पहुंच गए हैं, दैट इज मैथ्स एग्जाम। मैथ्स एग्जाम कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है और कुछ को बहुत इजी इन स्कोरिंग है। अब हम मैथ्स की तैयारी कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। ठीक है, मींस हमारा अब जो सिर्फ काम है वो बोर्ड में नंबर लेने का। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब बहुत जगहों से क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। अब हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी है कि बोर्ड में हमें 100 मिल जाए, उसमें हमें 100 मिल जाए। ठीक है, वैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 से, रियल नंबर्स, जो कि बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब रियल नंबर्स वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा भी नहीं बट काफी डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बोर्ड में क्या पूछा जाता है उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के और वही उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कुछ पेपर्स में किए गए हैं वो कर लेंगे। ठीक है, उस तरीके से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सैम्पल पेपर्स में पूछे हैं, कहीं पर भी पूछे हैं, तो वैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट इज फॉर 6 मार्क्स, जिसमें यूजुअली आपको 1 मार्कर मिल जाते हैं क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में 2 मार्कर्स वाले होते हैं। ठीक है, और कभी कभी 3 मार्क्स का भी मिल जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर में पिछले कई सालों में कभी नहीं पूछा गया। उतनी हमें वहां तक पहुंचना भी नहीं है। मतलब अभी हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि कम से कम टाइम में हम अच्छा, मतलब टारगेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, हार्ड वर्क तो हम सब कर रहे हैं, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। फाइन, तो रियल नंबर्स में बेटा दो चीजें हैं जो बोर्ड्स में पूछी जाते हैं, हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में दो चीजों पे क्वेश्चंस आता है, एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? HCF एंड LCM। ठीक है, ये HCF LCM हम बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी। इधर से क्वेश्चन आएगा और दूसरा एक जो आ जाता है वो आ जाता है इररेशनल नंबर से। तो ज्यादातर ये आता है कि प्रूव कर दो कि ये इररेशनल है, जैसे √3 इज एन इररेशनल नंबर, √2 इज एन इररेशनल, तो वो शो करना होता है। तो एक इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यही दो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं रियल नंबर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे सीधा फटाफट। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है ये? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होंगे? जैसे आपके हो गया 4, 6, मतलब जो प्राइम नहीं है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर कौन होते हैं? कौन होते हैं प्राइम नंबर? जो खुद डिविजिबल हो, जैसे 2 है तो इट विल हैव 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनके दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 के कितने फैक्टर्स है? 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, फाइन। तो कॉम्पोजिट नंबर्स विल हैव मोर फैक्टर्स, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये स्टेटमेंट कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक है ये फैक्टराइजेशन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने 24 लिखा, ठीक है, अब मुझे इसे फैक्टराइज करना है, लिखना है इन प्राइम फैक्टर्स, है ना, इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 24 कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सारे प्राइम है। ठीक है, अब ये इसके यूनिक फैक्टर्स है बट ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यही बोल रहे हैं कि हर नंबर का फैक्टराइजेशन तो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आर अकरिंग। तो डजंट मैटर, कोई मतलब वो यूनिक नहीं हो सकता किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर्स
आ सकते हैं। फाइन, ये हो गया इसमें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर हमारे जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है एचसीएफ और एलसीएम। हाँ जी, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, सो इट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स हैं, उनका अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उनका एचसीएफ है। ठीक है, देन कम्स द एलसीएम विच इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। फाइन, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें और क्लियर हो जाएगा और हमें याद आ जाएगा कि हम कैसे किया करते थे एचसीएफ में एचसीएम। फाइन, एक ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। HCF into LCM will be equal to the product of numbers। जैसे कोई टू नंबर्स हैं उनका HCF, कोई टू नंबर्स हैं उनका HCF, let's say A and B है, इनका HCF multiplied with LCM of the two numbers A and B will be equal to the product of these two numbers। क्या? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के। हाँ जी, तो देखिए मैंने आपको बताया ना ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए हैं। ठीक है, जो ज्यादातर इसी तरीके के क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ हर साल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस करेंगे। इफ द HCF of 2520 and 6600 is 40, HCF गिवन है, एलसीएम भी गिवन है, लेकिन एलसीएम जो है वो किस फॉर्म में गिवन है? 252 इंटू के। क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। दो नंबर्स पता है, एचसीएफ एंड एलसीएम पता है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, यस, यही वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो दो नंबर्स क्या है? 2520। क्या करेंगे हम यहाँ पे? वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या था? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स क्या है? 2520 इंटू 6600। यस, ठीक है, तो HCF क्या है इनका? 40, LCM क्या है? 252 इंटू के, ये तो है ही यहाँ पे 2520 इंटू 6600। ठीक है, मैं अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ट्राई करूंगी कि चीजें कैंसिल हो जाएं। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 40 इंटू 252। ठीक है, ये कैंसिल, इससे ये 10 हो गया, ये 0 0। अब 6600 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो क्या आ जाएगा? 126। तो 4 की टेबल में यहाँ पे हो गया 6, फिर आ गया 20, 1650, 1650, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू पावर x, b इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 एंड c इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, और उनका एलसीएम दे रखा है। अब एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, चलिए इन तीन नंबर्स का एलसीएम मैं अपने आप से एक बार फाइंड आउट कर लेती हूँ कि क्या हो सकता है। 2 स्क्वायर इज कॉमन, एक ये हो गया। अच्छा, अब 3 यहाँ पे x है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब 3 की पावर कुछ भी हो हमें नहीं पता। ठीक है, तो लेट्स टेक इट एज 3 रेज टू पावर x ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 3 तो सब में है ही है, तो 1 हो, 2 हो, 0 हो, एक बार तो चाहिए ही। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन 3 रेज टू पावर x, फिर 5 इंटू 7। ठीक है, ये एलसीएम हो गया आपका 4 इंटू 5 into 7 into 3 raised to power x, which is 2140 into 3 raised to power x। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम दे भी रखा है। ठीक है, उस एलसीएम से इक्वेट कर देते हैं, दैट इज 140 into 3 raised to power x equals to 3718। ठीक है, so 3 raised to power x will be what? 3780 divided by 140, कैंसिल। अब ये डिवाइड कर लेंगे 14 को इससे, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 2
28, then this 98, so 27. So 3 raised to power x equals to 27. 27 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 3 and 3 raised to power x. तो x क्या हो जाएगा बेटा 3. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें भी. ठीक है, ठीक है, so इजी क्वेश्चन, क्लियर. ठीक है, सिंपली एलसीएम दे रखा था, एलसीएम निकालने का मेथड में पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी सबके कॉमन फैक्टर्स है, हाईएस्ट पावर है, उसको लिख दीजिए सब फैक्टर्स की, then you can equate it with this and we'll get the answer for x. Fine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The greatest number which divides 281 and 1249 leaving remainder 5 and 7 respectively is. तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर निकालने की बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, किनका निकालना है? इन दो नंबर्स का जिनमें रिमाइंडर क्या आ रहे हैं? 5 and 7 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो 281 में क्या रिमाइंडर आ रहा है? 5. तो ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा जिस फैक्टर से हमने डिवाइड किया होगा उसे? सो 276. ठीक है, क्योंकि 5 रिमाइंडर था, मैं अगर रिमाइंडर हटा दूं तो ये 276 उस HCF से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. यस, ऐसे ही 1249 में से क्या रिमाइंडर निकला? 7. ठीक है, सो 1242. तो ये नंबर भी उस HCF से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा. अब इन दो नंबर्स का हम HCF निकाल देंगे तो विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, तो चलिए 276 एंड 1242, इनको हमें क्या करना है? एज प्राइम फैक्टर्स लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. ठीक है, 276, 2, so 1, then this 3, then 8, 2, यहाँ कितना हो गया? 69, 3, 23. ठीक है, तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स. 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23. ठीक है, ऐसे ही हम इसके भी निकाल लेते हैं. 1242, तो दिस विल बी 621. ठीक है, अब 621 तो 3 से करना पड़ेगा, 2 की टेबल में नहीं आएगा ये. दिस विल बी 207. अगेन 3 से कर लेते हैं, विल बी 69. अगेन 3 से 23. ठीक है, तो इसके हो गए 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 23. क्या होगा इसका HCF? HCF क्या हो जाएगा बताओ? HCF होगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 23, दैट इज 6 इंटू 23. कितना हो गया बेटा? 138. ठीक है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड दीज टू नंबर्स. और उस वक्त क्या रिमाइंडर मिल रहा होगा? 5 and 7. आप चेक कर सकते हैं, 281 को 138 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा. 1249 को अगर करेंगे 138 से डिवाइड तो 7 आएगा. तो यहाँ से ये चेक भी हो गया, पर इतना टाइम नहीं एग्जाम में, तो पहली बार में ठीक कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स, तो कौन होते हैं को-प्राइम नंबर्स? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज 1. ठीक है, जैसे 2 and 3 वो क्या है आपस में? को-प्राइम. इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1. फाइन. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 553, देन देयर HCF इज. बेटा को-प्राइम नंबर्स अगर हैं, कोई भी को-प्राइम नंबर, बड़े से बड़ा को-प्राइम नंबर हो, उनका HCF 1 ही होगा, उनका कॉमन फैक्टर 1 ही हो सकता है, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी हो. क्लियर? फाइन, आगे चलते हैं. फिफ्थ, the ratio of HCF to LCM of the least composite number. तो least composite number, सबसे छोटा composite number कौन सा है? 4. and the least prime number, सबसे छोटा prime number क्या है? 2. ठीक है, इनका क्या बताना है हमें? रेशियो बताना है HCF और LCM का. तो इनका HCF तो बेटा क्या हो जाएगा? 2 है ना, और LCM क्या हो जाएगा? 4. यस, HCF में क्या होती है? लीस्ट पावर होती है, और
एलसीएम में क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है ना, 4 को हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, फाइन। HCF टू एलसीएम 4, अब क्या बताना है, रेशो, रेशो HCF टू एलसीएम का, तो 2:4, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1:2, ऑप्शन ए करेक्ट, इजी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं HCF एलसीएम का, क्या बोल रहे हैं, इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ये दो नेचुरल नंबर्स हैं, P इज अ मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, ढंग से एक बार और पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। क्या बोला, P और Q क्या है, नेचुरल नंबर्स है, जिसमें P Q का मल्टीपल है, ठीक है, मतलब P Q की टेबल में आता है, ऐसे समझ लें। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q, ऑब्वियसली Q, जब P Q की टेबल में आ रहा है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या होगा इनका, Q, डन, इजी। एक बार में ना समझ आए दोबारा पढ़िए क्वेश्चन, ठीक है, यू विल गेट द आंसर, फाइन। चलिए ओके, अच्छा, अब HCF LCM में थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, तो ये थोड़े 2 मार्कर और 3 मार्कर में आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ टीचर्स वर्कशॉप, क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, 3 सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, फ्रेंच के कितने हैं 48, इसके कितने हैं, हिंदी के 80 और इंग्लिश के कितने हैं 144, ठीक है। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालना है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कमरे में मैक्सिमम टीचर्स बिठाने पड़ेंगे, है ना, तभी तभी हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स मिल सकते हैं। और क्या इन्होंने कंडीशन रख दी है कि हर एक रूम में टीचर्स जो बैठे होंगे वो सेम नंबर के भी होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कमरे में फ्रेंच और हिंदी दोनों का टीचर हो, ऐसा नहीं, एक रूम में फ्रेंच के ही टीचर्स हो, एक रूम में हिंदी के ही हो, और लेकिन उनका नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, उसके लिए हमें पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स देखने हैं कि एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF लेना पड़ेगा, तो HCF ऑफ 48, 80 एंड 144। HCF निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे आप अपना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलो मैं एक एक स्टेप करके दिखाती हूँ। पहले 48 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 48 के, 2 इंटू, ऐसे याद, ऐसे करना डिफिकल्ट लगता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, फाइन। कितना गया, 2 रेज टू पावर 4 इंटू, देन क्या है 80, 80 में क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5, यस, 3 5 है ना, ठीक है। देन कम्स 144, 144 में क्या हो जाएगा, इसमें अब 3 भी आएंगे, ठीक है, इसको आप एक बार करके देख लीजिए। 144 देखिए, 272, 236, 218, 293, 3, ओके, तो 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू द पावर 2, ठीक है। इनका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा इनका, 2 रेज टू पावर 4, दैट इज 16, ठीक है। दैट मीन्स हम एक नंबर में मैक्सिमम 16 टीचर्स बिठा सकते हैं, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक पार्ट खत्म हुआ इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स भी बताने हैं, तो अगर हम एक कमरे में कितने टीचर्स बिठा सकते हैं, 16 टीचर्स बिठा सकते हैं, तो हमारे फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं, 48, फ्रेंच के अगर 48 टीचर्स हैं तो एक रूम में 16 बैठे, तो हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच 48 डिवाइडेड बाय 16, दैट इज 3 रूम्स, 3 रूम्स चाहिए फ्रेंच के लिए। देन कम्स हिंदी, हिंदी में कितने हैं 80 टीचर्स हैं,
यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 16 करेंगे, हिंदी के लिए हमें चाहिए 5 रूम्स। ठीक है, उसके बाद क्या है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमें कितने चाहिए 144 डिवाइडेड बाय 16, तो यहाँ हमें कितने चाहिए 9। ठीक है, 9 रूम्स। ठीक है, तो फ्रेंच के लिए हमें कितने चाहिए 3 रूम्स, हिंदी के लिए 5 एंड इंग्लिश के लिए 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए 3 + 5 8, 8 + 9 17। सो टोटल हमें 17 रूम्स चाहिए, सो दैट सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 3 मार्कर बिल्कुल करेक्ट है, 3 नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए। चलिए, अब HCF LCM का एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन क्या है 3 bells toll at intervals of 9, 12 and 15 minutes respectively. ठीक है, if they start tolling together, after what time will they next toll together? ठीक है, तो पहली बार तीनों बेल एक समय पे लेट्स से इस टाइम पे बजी। ठीक है, 0 पॉइंट मान लेते हैं, ये O पे बजी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाली 9 मिनट्स के बाद आएगी, सेकेंड वाली 12, थर्ड वाली 15। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा टाइम है जब ये तीनों दोबारा एक साथ बजे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 9, 12, 15 फाइन। तो 9 का क्या होता है फैक्टर्स 3 raised to the power 2, 12 का क्या होता है 2 raised to power 2 into 3 एंड 15 का क्या होता है 3 into 5। तो एलसीएम एक हो गया 3, हाईएस्ट पावर लेनी है 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 5। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 4 into 5, 9 into 4 36, 36 into 5 180। so after 180 minutes they will toll together। फाइन, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आया था पुराने पेपर में। फाइन, चलिए ओके, तो एक तो ये चीज पूछी जाती है रियल नंबर्स में। दूसरी एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो रियल नंबर्स में पूछा जाता है, दैट इज इरैशनैलिटी पे। इरैशनैलिटी मींस कोई भी नंबर इरैशनल कब होता है जब हम उसको p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, इरैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। और यहाँ पे p and q बोथ दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, मतलब q इज नॉट इक्वल टू 0। देन सम ऑफ द एग्जांपल्स जैसे √2, √3, पाई, ये भी देखो इरैशनल नंबर है, देख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर योर इरैशनल नंबर्स। फाइन, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने इस पे, अ पेयर ऑफ इरैशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। बोल रहे हैं इन चारों में से एक इरैशनल नंबर का पेयर बताओ जिसका प्रोडक्ट रैशनल है। तो अगर मैं ए देखूं, ए √16, तो √16 तो बेटा इरैशनल नहीं है, ये रैशनल है। √16 क्या होता है 4 और ये है √4 होता है 2। तो वैसे इसका आंसर तो ठीक आ रहा है बट ये दोनों ही इरैशनल नहीं है, तो ये नहीं होगा। फाइन, देन √5 into √2 is √10, it is not rational। then √3 into √27, so √81, √81 is 9। ये दोनों इरैशनल है और इनका प्रोडक्ट क्या है रैशनल है। सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, ठीक है, एमसीक्यू बहुत बेसिक होगा इस पे। एक जो क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में हर साल पूछा जाता है, प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज एन इरैशनल नंबर एंड इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। तब इस क्वेश्चन में तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि √3 एक इरैशनल नंबर है, तो सिंपली इसी को प्रूव करना है। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो पहले हम वो देख लेते हैं, देन उसके बाद इसका प्रूफ चेक कर लेंगे कैसे करेंगे। फाइन, चलिए अभी के लिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, क्वेश्चन बना दिया है प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, गिवन नहीं है ये, अब हमें प्रूव करना है कि ये एक इरैशनल नंबर है। फाइन, ठीक है, तो कैसे इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, हम पहले एज्यूम करते हैं कि ये √3 इरैशनल नहीं एक रैशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस एज्यूम दैट √3 is an irrational number, is a rational number, sorry, irrational तो है ही वो, हमें assumption उल्टी करनी है। √3 is a rational number।
इसका मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a by b, a upon b, where a and b आर कोप्राइम। कोप्राइम कौन होते हैं? जिनका एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। फाइन, ए एंड बी आर कोप्राइम। ये हमारी एजम्पशन हो गई है अभी कंप्लीट। अब क्या करेंगे? विल डू स्क्वायरिंग। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। का मतलब ये जो 3 है ये किसको डिवाइड करता है? ए स्क्वायर को करता है। 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यस, एंड 3 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है ना? तो 3 क्या हो गया? 3 ए का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? लेट अस टेक a इक्वल्स टू 3c। ठीक है, जहां पे c क्या है? कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है। तो a इक्वल्स टू 3c। नाउ अगेन स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर क्या है बेटा? 3b स्क्वायर के इक्वल है। तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, सो b स्क्वायर हो गया 3c स्क्वायर। क्या हो गया ये? का मतलब ये 3b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है ना? तो 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 3 डिवाइड्स b। तो क्या समझ आ रहा है इससे मुझे? कि 3 बेटा a को भी डिवाइड कर रहा था, b को भी डिवाइड कर रहा था। तो जो एजम्पशन थी कि √3 एक रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर कोप्राइम, ये एजम्पशन तो हो गई रॉन्ग। यस, ये एजम्पशन इनकरेक्ट है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो गई। दिस इज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट that A and B are coprime. Yes, A and B are coprime, which means this √3 is not a rational number, it is an irrational number. Yes, 3 is irrational. इस तरीके से हम √3, √2, √5 सबकी irrationality को प्रूव कर सकते हैं। फाइन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आराम से एग्जाम में हो जाएगा। चलिए, तो ये तो एक प्रूफ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या प्रूफ की बात कर रहे थे? क्वेश्चन में बोल रहे थे हमें ये प्रूव करना है 5 माइनस 2√3 एक इरेशनल नंबर है, जिसमें √3 ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में कि वो एक इरेशनल नंबर है। इसको भी हम कुछ उसी तरीके से ही प्रोसीड करते हैं। So let us again assume that this 5 minus 2√3 is a rational number. That means इसको भी हम a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हमने a by b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। माइनस 2√3 तो मैं वहां ले जाती हूँ 5 को, तो a by b दिस विल गो द अदर साइड, -5 हो जाएगा। √3 इक्वल्स टू a अपॉन -2b -5 बाय, ये भी माइनस है तो माइनस नीचे जाएगा -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा a -2b है और यहाँ पे ये, ठीक है ना, a -2b प्लस 5/2। ठीक है, तो √3 इसके इक्वल है। ठीक है, तो दे रखा है क्वेश्चन में कि √3 बेटा ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये एक तरह से हमें क्या दिख रहा है? ये कोई रैशनल नंबर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे LHS और RHS तो इक्वल नहीं है, क्योंकि एक इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी कि ये एक रैशनल नंबर है, वो एजम्पशन रॉन्ग हो गई। यस, दैट मीन्स 5 माइनस 2√3 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। फाइन, ठीक है, तो इररेशनैलिटी पे इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज इस रियल नंबर्स चैप्टर में जो पूछ ली जाती है वो भी देख लेते हैं। मैंने उसे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, आप यहीं से समझ लेंगे। ओके, क्या है? कैन द नंबर 15 raised to power n being a where n being a natural number end with digit 0। अब किसी नंबर की या किसी कोई जो नंबर है वो 0 से एंड कर रहा है, दैट मीन्स वो किससे डिविजिबल है? वो 10 से डिविजिबल है। यस,
और 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं? 2 इंटू 5, मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए? टू एंड विद डिजिट 0। यस, तो क्या 15 रेज़्ड टू पावर n कभी भी 0 से एंड कर पाएगा? तो उसके लिए हम लेट्स सी 15 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 15 रेज़्ड टू पावर n के जो कि होंगे 3 रेज़्ड टू पावर 5, 3 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है, 3 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर n। क्या यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको कहीं? नहीं, जब यहाँ 2 है ही नहीं तो ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। यस, so this number cannot end with the digit 0 because it does not have factors 2 into 5 raised to power n. Yes, क्या इस तरीके से हम इसको आंसर कर देंगे। फाइन, ठीक है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए, if n is a natural number then which of the following numbers end with 0? जो मैंने अभी आपको बात बताई, कौन से नंबर 0 से एंड करेंगे जो इससे डिविजिबल हो? 2 into 5 raised to power n। क्लियर? तो यही क्वेश्चंस रियल नंबर्स में अब तक पूछे गए हैं और ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल नंबर चैप्टर में बस यही सब हम पढ़ के जाएंगे, एलसीएम, एचसीएफ और इरैशनैलिटी और एक ये टॉपिक। ठीक है, ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 1 घंटे में चैप्टर डन हो जाएगा, ज्यादा इसमें पढ़ने की और जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और चैप्टर्स पे भी टाइम देना है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाई वेटेज वाले वहां पे भी देना है। ठीक है, इस चैप्टर को 1 घंटे में फिनिश कीजिए और साइड कर दीजिए। 6 नंबर सिक्योर। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा करेंगे एंड विल डू दी important questions and the topics of algebra. Till then, stay motivated, keep practicing. We'll see you in the next class. Bye bye.